हेलो गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान पहला पेपर राजनीतिक सिद्धांत का जो टॉपिक शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी थी। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था और उस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से उसके बारे में सरकार के जो तीनों अलग अलग जो अंग हैं उन तीनों अंगों के बारे में किस प्रकार से वो स्वतंत्रता दी जाए जिससे कि वो अपने अपने कार्य को किस प्रकार से प्रभावी तरीके से संपन्न कर सके, उस टाइप का इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में इसका जो प्रभाव है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो प्रभाव है जो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी जो पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ लॉज जो 1762 में लिखी थी उसमें उसने किस प्रकार से शक्ति पृथक्करण के बारे में बताया और उस सिद्धांत का जो प्रभाव है किन देशों में पड़ा, विशेषकर जो अमेरिका है, मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चिली है। तो इस टाइप की जो देश थे इन्होंने अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली को जो अपनाया था उसके पीछे ये तर्क था। उसके बाद हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इसकी मेरिट के बारे में बात की थी कि इसके कौन कौन से जो उसमें गुण हैं या इसमें क्या विशेषता है, उसके बारे में बात की। उसके बाद में इस सिद्धांत में हम बात करेंगे कि शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की कुछ आलोचना के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी जो आलोचना है जो इसे संबंधित है। तो पहली बात हम कहते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि कुछ आलोचक जो कहते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था तो उसकी जो आलोचना करने वाले कुछ विचारक थे उन्होंने कहा था कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये गलत बात है, क्योंकि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है जबकि वहाँ पर जो संस्थात्मक शासन व्यवस्था है जबकि प्रचलित है, जबकि उन्होंने बताया कि क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले जो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था को नज़दीक से देखा था और उसने देखा कि ब्रिटेन में जो कानून बनाने वाली बॉडी है और कानून को जो लागू करने वाली बॉडी है वो सब अलग अलग प्रकार से हैं, जबकि उसने देखा कि फ्रांस में सब एक ही साथ में और तानाशाहीपूर्ण शासन संचालित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन अगर वास्तव में ये आलोचक कहते थे कि अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वहाँ तो संसदीय शासन व्यवस्था है, जबकि अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार सेपरेशन ऑफ पावर है वो ज्यादा होता है। दूसरी बात है कि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। आलोचक कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के दौरान हम जो शक्तियों के बारे में बताते हैं कि जो व्यवस्थापिका अपना अलग काम करेगी, कार्यपालिका अलग करेगी, न्यायपालिका अलग करेगी, तो इस प्रकार से शक्तियों का जो पृथक्करण है ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकार का एक अंग अगर आंतरिक एकता के सिद्धांत पर है तो इसका मतलब ये होगा कि पूर्ण पूर्ण रूप से पृथक्करण संभव नहीं है। परस्पर मेल जोल भी जरूरी है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे अमेरिका की जहाँ बात करते हैं तो अमेरिका में जो कांग्रेस है वहाँ की जो पार्लियामेंट है कांग्रेस उसकी जो उस कांग्रेस से उसका जो उस सदन है वो सीनेट है, राष्ट्रपति है, तो इनका भी आपस में क्या एक बैलेंस है जिसके माध्यम से जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत वहाँ पर होता है। तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल ही पूर्ण रूप से लागू करना संभव नहीं है। उसके बाद तीसरी बात हम ये आलोचक कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण अवांछनीय भी है, यानी कि कुछ लेखक कहते हैं कि ये वांछनीय नहीं है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न केवल असंभव है वरन अवांछनीय भी है, क्योंकि कानून की जो जानकारी आन प्रशासक वर्ग को भी जितनी एक अच्छी तरह से होती है वो अन्य वर्ग को इसकी जानकारी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो कहते हैं कि ये अवांछनीय। और फाइनल जैसे जो पॉलिटिशियन है फाइनल ने कहा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत शासन को निर्दिष्ट करने वो हटने वाले सिद्धांत में डाल दे। वो कहता है कि जो शासन को एक तरह से देखा जाए तो शासन को एक तरह से एक विवादित दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। वो कहता है कि और एक प्रकार से शासन कला को ऐंठने वाली स्थिति पैदा करता है। और उसके बाद अगली जो इसकी जो आलोचना आती है वो कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में कहता है कि जो न्यायपालिका की जो कुशलता और निष्पक्षता का अंतर पाया जाता है, यानी कि इस सिद्धांत को कठोरता से अपनाने से न्यायाधीशों की नियुक्ति न तो कार्यपालिका करेगी और न ही व्यवस्थापिका, वरन वे जनता के द्वारा चुने जाएंगे, तो जिससे जनता अयोग्य एवं पक्षपात पूर्ण प्रमाणित होता है। यानी कि इसमें यह बताता था कि जो शक्ति पृथक्करण की जो सिद्धांत है अगर हम इसको लागू करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका की जो कार्यकुशलता है और उसकी जो निष्पक्षता है उसके ऊपर बहुत सारा अंतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम शक्तियों का पृथक्करण करेंगे तो ऐसी स्थिति में
जैसे अभी वर्तमान में कई लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ न्यायपालिका की जो बॉडी होती है वो, या न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां होती है वो कार्यपालिका के द्वारा की जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर वो सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत अगर लागू करेंगे तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो पावर होगा न तो व्यवस्थापिका के पास होगा न कार्यपालिका के पास होगा। अगर ये दायित्व अगर हम जनता को देंगे तो लोकतांत्रिक देशों में हम आज देखते हैं कि लोकतंत्र में जो भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश, ये जरूरी नहीं कि योग्य न्यायाधीशों का ही चुनाव किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे देश है जो लोकतांत्रिक देश हैं, वो कई ऐसे जो उनके दिमाग में जो पूर्वाग्रह होता है, जैसे जातिवाद है, क्षेत्रवाद है। तो इस प्रकार से कई इस प्रकार की जो लोकतंत्र में जो बुराइयां हैं, और इन बुराइयों के कारण एक सही तरीके से जो निष्पक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका का जो चयन किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार से जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो एक निष्पक्ष रूप से नहीं हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब जो योग्य न्यायाधीश हैं वो नियुक्त नहीं की जाएंगे, उसमें किसी प्रकार की अयोग्यता या पक्षपात प्रमाणित किए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तर्क एवं न्याय की भावना के स्थान पर पक्षपात एवं दलीय भावना से वो काम करेंगे। जब उसके बाद में जब अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से अगर न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है या उसका चयन है, अगर हम जनता के माध्यम से या लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से चुनाव में जो मतदान के माध्यम से जो लीडर्स आगे आ रहे हैं या डेलीगेटेड आगे आ रहे हैं, अगर इस प्रकार से अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो वो न्यायाधीश एक अपने जो पद का जो दायित्व है वो निष्पक्ष रूप से नहीं करके उसके मन में जो भावना होगी वो एक दलीय पद्धति के रूप में या दल के प्रति वो उसमें वो प्रतिबद्धता आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो उनका जो दायित्व होता है, उनकी जो ड्यूटीज होती है वो ड्यूटीज एक निष्पक्ष तरीके से नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि न्यायाधीशों की जो कुशलता या निष्पक्षता का जो अंतर है वो सप्रेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी है इसको लागू करने से लागू नहीं होता है। इसलिए न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उस पर एक आपेक्ष भी लगवाया जा सकता है। उसके बाद में सरकार के अंगों की असमान स्थिति, यानी कि कुछ आलोचक कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो अंग हैं, सरकार के जो तीनों अंग हैं, उसमें एक तो असमानता पाई जाती है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण से सरकार के जो तीन अंग हैं वो समान शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर लॉस्की ने कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा व्यवस्थापिका द्वारा घोषित की गई इच्छा से विनिहित होती है। यानी कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, इस तीनों अंग को अगर आप एक तराजू में तोड़ने का प्रयास करेंगे या उसको बराबर पावर देंगे तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर प्रश्न भी लगाया जा सकता है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि जो व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापिका कार्यपालिका या इनसे अधिक जब महत्वपूर्ण मजबूत हैं। तो इसलिए प्रोफेसर लॉस्की का कथन कहीं ऐसा न हो सही साबित हो जाए, इसलिए वो कहता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकारों की सीमा कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा व्यवस्थापिका की इच्छा, यानी कि उनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है उनके द्वारा ही तय की जाती है। इसलिए ये भी इसकी आलोचना की जाती है। उसके बाद में स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक नहीं है। कुछ आलोचक कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो शक्ति पृथक्करण है वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो मानवीय स्वतंत्रता के स्थान पर विधि का शासन और अधिकारों की संवैधानिक घोषणा अधिकतम महत्व रखती है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि मानवीय स्वतंत्रता के स्थान पर विधि का जो शासन है या संवैधानिक जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उनकी जो घोषणा वो अधिक महत्व रखती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न तो संभव है और न ही वांछनीय। तो वर्तमान हालात ये है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इसको मानना तो संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि कई ऐसी लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, जैसे उन देशों में हम कई देशों में ले सकते हैं, जैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है उसका ठीक है हम आंशिक रूप से उसको मान सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका के पास में जो पावर है, जो न्यायपालिका संविधानों की जो एक समीक्षा करते हैं, लेकिन उनको भी समेत उनके भी अधिकारों को सीमित करने के लिए जो व्यवस्थापिका है वो कई बार व्यवस्थापिका कानून भी बना सकती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, तो इसकी जो आलोचक कहते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न तो संभव है और न ही ये वांछनीय है। धन्यवाद।